प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। उन्होंने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से, मुंबई से साईनगर शिरडी और मुंबई से सोलापुर के लिए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सैफ अकेडमी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। बोहरा समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, ना मैं मुख्यमंत्री हूं, ना प्रधानमंत्री हूं। अदानी मामले को लेकर कांग्रेस की मोर्चाबंदी जारी है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस बीच कांग्रेस अदानी मामले की जेपीसी जांच पर अड़ी है। उधर कांग्रेस ने पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटाने को लेकर नाराजगी जताई। कांग्रेस का आरोप है कि दोनों नेताओं की ओर से किसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया और सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव का जिक्र किया। समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने जानकारी दी कि समिट में अब तक 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समिट पर सवाल खड़े किए। समिट में मुकेश अंबानी समेत देश के कई बड़े कारोबारी और उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि वो जल्द यूपी में 2 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन किया और सीधे शहर के चौक इलाके में स्थित कचौड़ी, जलेबी और लस्सी का स्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आज तक से खास बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट और रिलीजियस एक्सपर्ट हैं। इस बीच वाराणसी से एक अनूठी तस्वीर भी सामने आई। अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच से निकलकर अखिलेश यादव जब चाय की दुकान पर पहुंचे तो सामने मोदी की फोटो दिखी। चाय का ग्लास हाथ में लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को चीयर्स किया। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला बढ़ गया है। आज पूरे उत्तराखंड में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवकों को कहीं कांग्रेस का तो कहीं आम आदमी पार्टी का साथ मिला। बागेश्वर में बेरोजगार युवाओं के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने 5 सांसद और मुख्यमंत्री की अंतिम यात्रा निकालकर विरोध जताया। इस बीच देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन में शामिल हो रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हरीश रावत धरने पर बैठे थे। इसी दौरान वो बेहोश हो गए। कांग्रेस ने शनिवार को सभी जिलों के पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे के रूप में मनाने की अपील वापस ले ली गई है। पशु कल्याण बोर्ड ने इसको लेकर चिट्ठी जारी किया है। बीते सोमवार को पशु कल्याण बोर्ड ने अपील जारी की थी कि 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मनाया जाए। पशु कल्याण बोर्ड ने इसके कई फायदे बताए थे। सोशल मीडिया पर इस अपील की जमकर आलोचना की जा रही थी। विपक्ष पशु कल्याण बोर्ड की अपील को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा था और चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण की कोशिश के आरोप लगा रहा था। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में डीडीए के बागवानी विभाग ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने लाठियां भांजी। बाद में हालात को काबू में कर लिया गया। जिस जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया वो मेहरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है, जो विकास कामों में बाधा बन रहा था। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी लोगों का घर तोड़ रही है। इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च कर दिया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी SSLV की लॉन्चिंग सुबह करीब 9:15 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से हुई। ये SSLV को लॉन्च करने की दूसरी कोशिश थी। इसके पहले 9 अगस्त 2022 को पहली कोशिश नाकाम रही थी। SSLV ने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, उनमें एक अमेरिका का उपग्रह है। SSLV को डेवलप करने का मकसद छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद स्कीइंग करने वाले सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान तैर रही है। बद्रीनाथ में 2 फीट बर्फ जमी हुई है। वहीं हिमाचल में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लाहौल स्पीति में बीते 36 घंटों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फ के साथ तूफानी हवा का कोल्ड अटैक बरकरार है। लोगों को बिजली पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच खेलो इंडिया के विंटर गेम्स की शुरुआत हुई है। नागपुर टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर अपना शिकंजा कस लिया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 7 विकेट पर 321 रन बना लिए और कंगारू टीम पर 144 रन की बढ़त बना ली है।
टीम इंडिया के स्कोर में कप्तान रोहित शर्मा के शानदार 120 रन का योगदान है। फिलहाल क्रीज पर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल अर्धशतक जमाकर डटे हुए हैं। दोनों के बीच 81 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। हालांकि गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला टेस्ट खेल रहे ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी ने 5 विकेट झटके। खेल का 3 दिन अभी बाकी है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर लीक पर एक ऐसा विश्लेषण दिखाएंगे जिसमें बेईमानी का ब्लैक बहुत ज्यादा है, और ये एक ऐसी खबर है जिससे देश का लगभग हर परिवार प्रभावित है, क्योंकि हमारे देश के हर परिवार में कोई ना कोई छात्र ऐसा जरूर होता है, कोई ना कोई युवा ऐसा जरूर होता है जो सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए वर्षों तक तैयारी कर रहा होता है। लेकिन एक पेपर लीक होने से इन छात्रों की सारी मेहनत और ईमानदारी पर पानी फिर जाता है और ये छात्र कई वर्ष पीछे चले जाते हैं। इसलिए आज हम सिस्टम वीक होने की वजह से पेपर लीक होने का विश्लेषण करेंगे और आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में पेपर लीक नहीं हो रहा, बल्कि हमारे युवाओं का खून पसीना लीक हो रहा है। उनके सपने टूट रहे हैं और ईमानदारी पर उनका विश्वास भी टूट रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको उत्तराखंड के देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पेपर लीक होने के मुद्दे पर लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं और इसकी वजह से वहां पर काफी तनाव पैदा हो गया है। असल में उत्तराखंड में पिछले 2 वर्षों में सरकारी भर्तियों को लेकर जितनी भी परीक्षाएं हुई, उनमें पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे। और कुछ परीक्षाओं के दौरान तो ऐसा भी हुआ कि जिस एक सरकारी नौकरी के लिए औसतन 175 लोग आवेदन कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा देने के बाद यह पता चला कि असल में उस परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो गया था। तो सोचिए, पहली बात तो ये कि एक पद के लिए 175 लोग ट्राई कर रहे हैं, यानी 175 में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, एक व्यक्ति पास होगा 175 में से। और इसलिए सरकार ने फिलहाल इस परीक्षा के नतीजों को भी रद्द कर दिया है। अब रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रद्द करने से ये सारे छात्र वापस कई महीने या कई वर्ष पीछे चले जाएंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक कमीशन है जिसे कहते हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इस कमीशन ने राज्य के 13 अलग अलग सरकारी विभागों में ग्रुप सी के कुल 916 पदों पर भर्तियां निकाली थी। ग्रुप सी का मतलब ऐसी सरकारी नौकरियों से है जिनमें सहायक का काम करना होता है, और इस मामले में जिन 916 पदों के लिए यह भर्ती हो रही थी वो पद थे सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं। अब इन 916 सरकारी नौकरियों के लिए लगभग 2.5 लाख छात्रों ने आवेदन दिया, और दिसंबर 2021 में जब इसके लिए परीक्षा हुई तो इसमें कुल मिलाकर 1,60,000 उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए बैठे। सोचिए, 1,60,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी 916 पदों के लिए, यानी इस तरह से एक सरकारी नौकरी के लिए 175 उम्मीदवार रेस में थे। और बड़ी बात यह है कि उस समय तय नियमों के मुताबिक परीक्षा भी हुई और बाद में इसका रिजल्ट आने के बाद आगे की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन जब बहुत सारी शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जांच करवाई तो यह पता चला कि इन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर तो पहले से ही लीक हो गया था, बाजार में बिक रहा था यह क्वेश्चन पेपर। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह पेपर जिस कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, यह एक प्राइवेट कंपनी है जहां और भी दूसरी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर पब्लिश होते थे, छापे जा चुके थे। तो एक प्राइवेट कंपनी है। तो देखिए क्या होता है, सरकार को जब सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा करानी होती है, वो पहले क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, उसके बाद किसी प्राइवेट कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में उसे दिया जाता है छपने के लिए, और यहीं से क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। और हमारे देश में बेईमानी कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह क्वेश्चन पेपर इसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक छोटे से कर्मचारी ने लीक कर दिया। और इस कर्मचारी को क्वेश्चन पेपर लीक करने के बदले में कितना पैसा मिला जानते हैं आप? 36 लाख रुपया एक क्वेश्चन पेपर लीक करने का इसे मिल गया। और इस पैसे से इस कर्मचारी ने सबसे पहले तो 9 लाख रुपए की एक नई गाड़ी बुक करवाई और फिर बाकी का पैसा अपने घर को आलीशान बनाने के लिए उस पर खर्च कर दिया।
इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर को लीक कराने में उन विभागों के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे जिन विभागों में ये भर्तियां निकाली गई थी। तो अब आप सोचिए कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, वो कितने भ्रष्ट होंगे कि उनके विभागों में अगर भर्ती निकल रही है और उसकी परीक्षा हो रही है तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ही उस पेपर को लीक करा देते हैं ताकि इससे उनके अपने रिश्तेदारों को फायदा हो जाए या फिर वो कुछ छोटा मोटा पैसा बना लें। इससे भी बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर 220 छात्रों ने 15-15 लाख रुपए देकर इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बेईमानी से खरीद लिया। 15-15 लाख रुपए देकर ये क्वेश्चन पेपर छात्रों ने खरीद लिया, 220 छात्रों ने लिया। लेकिन इनमें से भी आप हैरान रह जाएंगे जानकर, इन 220 में से भी 40 छात्र ऐसे हैं जो क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद भी फेल हो गए। यानी 15 लाख रुपए खर्च करके इन छात्रों ने पहले लीक हुआ क्वेश्चन पेपर खरीदा, इन क्वेश्चन पेपर इनके पास आ गया, इनकी जेब में आ गया, और फिर भी ये छात्र फेल हो गए, पास नहीं हो पाए। और इन छात्रों का कहना है कि ये क्वेश्चन पेपर उन्हें ठीक एक दिन पहले मिला था परीक्षा से, इसलिए वो सारे सवालों के जवाब ठीक से याद नहीं रख पाए। यानी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की होगी, बिल्कुल ही नालायक छात्र होंगे जिनके पास क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले आ गया और फिर भी वो फेल हो गए। इसके अलावा इन 220 छात्रों में से 70 से ज्यादा छात्र ऐसे थे जिन्होंने इस पेपर को खरीदने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार पैसा लिया, और कुछ छात्रों ने तो अपने माता पिता पर दबाव बनाकर उनसे यह पैसा ले लिया ताकि वो 15 लाख रुपए में इस क्वेश्चन पेपर को खरीद पाए। हालांकि यहां बात सिर्फ इन भर्तियों की नहीं हो रही। पिछले महीने 8 जनवरी को उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारी के पद पर भी कुल मिलाकर 563 नौकरियों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। लेकिन यह क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया, जिसके बाद इस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। और इसी तरह से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी जिन सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं कराई गई, उनके क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गए। और ये जो छात्र आप देख रहे हैं, ये वही छात्र हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई की, परीक्षाएं दी, और बाद में परीक्षा देने के बाद इन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया। अब ऐसे में छात्र सड़कों पर ना आए तो और क्या करें। यानी हमारे देश में सरकारी भर्तियों की परीक्षा का सिस्टम इतना वीक है कि हमारा हर क्वेश्चन पेपर लीक है। और यही वजह है कि देहरादून में छात्रों के अलग अलग संगठनों द्वारा लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इस दौरान कल पुलिस ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, और इनमें से कुछ छात्रों ने वापस पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। आपसे 2 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि पुलिस को इन छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये छात्र हंगामा करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे, बल्कि ये छात्र चाहते हैं कि जिन परीक्षाओं के लिए वो वर्षों तक मेहनत से तैयारी करते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर लीक होने से उनका भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। इन छात्रों की कोई गलती नहीं, और जिनकी गलती है उनकी वजह से वो मुट्ठी भर लोग हैं। 220 छात्र थे जिन्होंने इतने लाखों छात्रों का भविष्य आगे के लिए बर्बाद कर दिया। दूसरी बात ये कि जिन छात्रों को सरकारी नौकरी चाहिए, वही सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। यानी नौकरी भी सरकार की करनी है और पत्थरबाजी भी सरकार पर ही करनी है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि इन छात्रों की वाकई में कोई गलती है। अगर किसी का भविष्य ऐसे बर्बाद हो रहा हो उसकी आंखों के सामने, वो भी बेईमानी की वजह से, और उसे ये लगे कि सरकार को जो करना चाहिए सरकार वैसा नहीं कर पा रही है, तो ये युवा है, इस उम्र में गुस्सा आना, क्रोध आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड में, अकेले उत्तराखंड राज्य में पेपर लीक होने के 14 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, और ये मामले सिर्फ सरकारी नौकरियों की भर्ती से जुड़े हैं। लेकिन अगर हम दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को भी इसमें अगर शामिल कर लें, तो ये आंकड़ा 14 से कई गुना ज्यादा हो जाता है। और इसी वजह से अब उत्तराखंड सरकार एक नया कानून लेकर आई है। बड़ा दिलचस्प कानून है, आप भी सुनिए। इस कानून के तहत अगर कोई उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करता है
या नकल करके बेईमानी से परीक्षा को पास करता है तो उस छात्र पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी वो छात्र 10 वर्षों तक किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा, 10 साल तक कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा और उस छात्र पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। यानी जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं उनके लिए भी है ये, और जिन्होंने अगर क्वेश्चन पेपर खरीद लिया उनके साथ भी यही होगा। इसलिए अगली बार अगर कोई आपको कहे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है और आप खरीद लीजिए तो आप सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। हालांकि हमें लगता है कि यह समस्या इस तरह के सख्त कानून बनाने से भी दूर नहीं होगी। हमारे देश में बलात्कार को लेकर, हत्या, लूटपाट और न जाने हर अपराध को लेकर हमारे देश में सख्त कानून है। अगर आप बलात्कार की ही बात कर लो तो सबसे ज्यादा सख्त कानून है, दहेज को लेकर सख्त कानून है, हर चीज को लेकर, हर सामाजिक बुराई को लेकर हमारे देश में कानून है। लेकिन फिर भी ये अपराध रुकते नहीं। इसका मतलब यह है कि अपराध बावजूद इसके होते रहते हैं जबकि कानून बने हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि कानून कभी भी किसी अपराध का समाधान नहीं हो सकता। कानून की मदद से सजा तय की जा सकती है और उस अपराधी के मन में थोड़ा खौफ पैदा किया जा सकता है, लेकिन वो अपराध हो ही ना, इसके लिए दूसरे तरीके अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज यहां बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। आपको कुछ और आंकड़े बताते हैं, आपको लगेगा ये उत्तराखंड में ही हो रहा है, ये सब कुछ पूरे देश में हो रहा है। देखिए, आज मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में 18 से 35 वर्ष के लगभग 46 करोड़ युवा हैं। सोचिए, 46 करोड़ युवा हमारे देश में हैं और एक अनुमान के मुताबिक इनमें से 16 करोड़ से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सरकारी नौकरियों के लिए जबरदस्त भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ में कई बार इतनी ज्यादा धक्का मुक्की होती है कि बहुत सारे छात्र पेपर लीक का तरीका ही उन्हें सही लगने लगता है। इस भीड़ का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार ने ही पिछले 8 वर्षों में 7,22,000 नौकरियां निकाली, जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों के ने आवेदन किया। यानी केंद्र सरकार की एक नौकरी के लिए औसतन 306 युवाओं ने अप्लाई किया। एक नौकरी पर 306 लोग हैं, लेकिन इनमें से नौकरी सिर्फ एक को मिलेगी। 306 में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी और बाकी के 305 लोगों ने या तो दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा दी या फिर वो इन्हीं नौकरियों को हासिल करने की तैयारी में आगे भी जुटे रहे। अब बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के अलावा हमारे देश में राज्य सरकारों द्वारा भी नौकरियां दी जाती हैं। सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं और हमारे देश में कुल आप देखिए 1 करोड़, कुल मिलाकर 1 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें लगभग 40 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की हैं और 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां राज्य सरकारों की हैं। लेकिन इन नौकरियों के लिए लाइन बहुत ही लंबी है। इतनी लंबी लाइन है कि पूरे जीवन भी अगर आप लगे रहेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। और इस लाइन में खड़े बहुत सारे छात्र सफल होने के लिए पेपर लीक और नकल का सहारा लेते हैं। बड़ी बात यह है कि पेपर लीक का घोटाला हमारे देश का इकलौता ऐसा घोटाला है जिससे करोड़ों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। और आज आप जब हमें देख रहे हैं तो आप में से भी न जाने लाखों करोड़ों परिवार ऐसे होंगे जो कि इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। आपके बच्चे का हक कोई दूसरा व्यक्ति मार रहा है बेईमानी करके। उदाहरण के लिए आज हमने पिछले 20 वर्षों में हुए क्वेश्चन पेपर लीक के मामलों का एक अध्ययन किया और इस दौरान हमें पता चला कि जब किसी बड़ी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इससे औसतन, आप देखिए औसतन कितने, 8 लाख छात्र इससे प्रभावित होते हैं। 8 लाख छात्र। यानी कुछ छात्रों और सरकारी अफसरों की बेईमानी की वजह से वर्षों तक तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की मेहनत पर एक ही दिन में पानी फिर जाता है। और सोचिए, इस पेपर लीक की वजह से जब किसी छात्र को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तो क्या होता है। तो इससे वो छात्र और उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है और फिर वो संघर्ष करने लगते हैं। लगभग सभी बड़े राज्यों में
हर साल पेपर लीक के कम से कम 2 मामले दर्ज होते हैं और पिछले 20 वर्षों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लीकेज की हमारे देश में मरम्मत अब तक नहीं हुई है और यह सब उस देश में हो रहा है जहां ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातें कही जाती हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप सोचिए, हर साल 2 क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। 20 सालों में 60 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। ये वो देश है जहां हम अपने संस्कारों की बात करते हैं और कहते हैं हमारे संस्कारों में ईमानदारी को बहुत ऊपर रखा जाता है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो पारिवारिक ताना बाना है, हर जगह हर परिवार में लोग अपनी इज्जत, अपनी रेस्पेक्ट, अपने सम्मान को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं और कहते हैं बेईमानी कभी मत करो, कहते हैं हमेशा ईमानदारी से काम करो। हमें स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह यही पढ़ाया जाता है। उसके बावजूद हमारे देश में ये है। सोचिए, ईमानदारी हमारे देश में अब बची कहां है। इस बात को आप कुछ उदाहरणों के जरिए और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे राजस्थान में सीनियर टीचर्स की भर्ती के लिए 13 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। मध्य प्रदेश में नर्सेज की भर्ती के लिए परीक्षा हुई और 45,000 उम्मीदवार इसमें शामिल भी हुए, लेकिन इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया। गुजरात में जूनियर क्लर्क की जिस भर्ती में 9.5 लाख उम्मीदवार बैठे थे, उसका क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने से 20 लाख छात्र प्रभावित हुए। और यह सूची बहुत लंबी है, जिसमें पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे सभी राज्य शामिल हैं। आप भारत के किसी राज्य का नाम लीजिए, उस राज्य में क्वेश्चन पेपर जरूर लीक हुआ होगा। यानी ये समस्या जो है, ये अखिल भारतीय समस्या है। पेपर लीक के ज्यादातर मामलों की कहानी एक जैसी ही होती है, जिसमें कुछ छात्र बेईमानी से पास होने के लिए पैसा देकर क्वेश्चन पेपर को लीक कराते हैं और इस काम में सरकारी अफसरों और कई बार नेताओं की भी मिली भगत होती है। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कुछ मंत्रियों पर यह भी आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए कई बार क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। पेपर लीक किसी भी छात्र के लिए किसी त्रासदी जैसा है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हर छात्र सरकारी नौकरी के लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 15 साल तक तैयारी भी करता है और संघर्ष भी करता है, क्योंकि हमारे देश में आज भी सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए। और इस दौरान उस छात्र की पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च होता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोचिंग फीस के तौर पर चला जाता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की है, जो 2028 में 1,34,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और ये पैसा भारत के उन छात्रों का होगा जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर सरकारी नौकरी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए सोचिए, अगर इन परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। इतना हजारों करोड़ रुपया या लाखों करोड़ रुपया हमारे छात्रों का एक ही रात में बर्बाद हो जाता है जब वो क्वेश्चन पेपर लीक होता है। और सिर्फ पैसा नहीं, उनकी न जाने कितने वर्षों की रातों की नींद एक दिन में बर्बाद हो जाती है, उनकी कितने वर्षों की मेहनत एक दिन में बर्बाद हो जाती है। ये वो छात्र होते हैं जिन्होंने अपना जीवन जीना ही एक तरीके से बंद कर दिया होता है। जो ईमानदार छात्र होता है वो तो इस दौरान एक तरीके से समाज से पूरी तरह कट जाता है, उसका सामाजिक जीवन बिल्कुल आप समझ लीजिए शून्य हो जाता है। वो बहुत कुर्बानियां देता है। इस तरह के जो छात्र होते हैं, माँ बाप भी उनसे कहते हैं कि कहीं मत जाओ, दोस्तों से मत मिलो, शादी ब्याह में मत जाओ, कोई पार्टी मत करो, सारे दिन पढ़ाई करते रहो। और पूरे साल पढ़ाई करने के बाद अगर आपको यह पता चले कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और जिसने 15 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर खरीदा है वो पास हो गया और ये छात्र नहीं हो पाया, ये फेल हो गया, तो ये असल में बेईमानी की जीत है और ईमानदारी की हार है। दूसरी समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में ज्यादातर उन परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं जो ग्रुप सी या ग्रुप डी की परीक्षाएं होती हैं, ग्रुप डी की नौकरियां होती हैं, यानी ऐसी नौकरियां जो नॉन टेक्निकल हैं। इन नौकरियों में किसी भी स्किल की या किसी खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती। इन परीक्षाओं में कोई भी बैठ सकता है और यह बात सबसे ज्यादा गंभीर है। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड है,
और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं क्योंकि इनमें किसी भी तरह का आपको कोई हुनर की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी अक्सर ये कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। और यही बात आज हम आपसे भी कहना चाहते हैं। हमें लगता है ये मुद्दा आप सब से जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि भविष्य से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि अगर यही बेईमानी करके, इसी तरीके से बेईमानी से नकल करके बड़ी संख्या में हमारे देश के युवा सरकारी नौकरियों में चले गए, तो सोचिए एक ज़माना ऐसा आ जाएगा जब भी किसी सरकारी कर्मचारी से मिलेंगे, सरकारी अफसर से मिलेंगे, तो आपको लगेगा वो इसी तरह की बेईमानी करके यहाँ तक पहुँचा है। और जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन पेपर खरीद कर या नकल करके नौकरी हासिल की हो, जब वो नौकरी पर, उस पद पर, उस कुर्सी पर बैठेगा तो वो क्या करेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हमारे देश में करोड़ों सरकारी कर्मचारी हैं। अगर हमारे देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी बेईमान हो गए, सारे के सारे एक साथ, तो इस देश के भविष्य का क्या होगा, आपका क्या होगा, आज आप सोच लीजिए। इसलिए इस पर अलग अलग सरकारों को गंभीरता से सोचने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हमने कहा सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच हुए, गांधी जी के कानों तक आवाज ही नहीं मैं बार बार पेपर देता हूँ और पेपर लीक हो जाता है। कितने मुश्किल से हाथाजोड़ी करके हमारे माँ बाप पैसा लेके देते हैं हमें। हम यहाँ 6000 की गाड़ी किराया लेके आते हैं और फिर हमें यहाँ सेंटर में बैठने के बाद पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया। तो बताइए हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। जो सरकार है उसे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बार बार जो पेपर फूट रहे हैं और विद्यार्थी के जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से सरकार को पेपर कैसे फूट सकता है। बार पेपर लीक हो जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? इसको तो सरकार जिम्मेदार होगी ना। हम आपको ब्रिटेन की उस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें ब्रिटेन की सरकार ने यह माना है कि कश्मीर के नाम पर फैल रहे आतंकवाद से आकर्षित होकर अब ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों का भी झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ हो रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथ के लिए इस रिपोर्ट में खालिस्तान के नाम पर फैल रही कट्टरता और आतंकवाद पर भी चिंता जताई गई है। इसलिए आज आप सबके लिए समझना जरूरी है, दुनिया के लिए समझना जरूरी है कि धार्मिक कट्टरवाद पर ब्रिटेन जैसे देश की आंखें अब कैसे खुल रही है। क्योंकि ये वही देश है जो आज से कुछ वर्षों पहले तक ये कहते थे कि कश्मीर में आतंकवाद भारत की आंतरिक समस्या है, जिसमें पहले ये कहते थे कि उग्रवाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। विचारधारा से जो हिंसा हो रही है ये तो विचारधारा से प्रेरित है और ये विचारधारा की बात है, अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ ये मामला है। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक आजादी सबको मिलनी चाहिए, ये वो देश हैं जो ये सब कहते थे। लेकिन जब अब इनके अपने देश में इन्हें वही समस्याएं आ रही हैं जो वर्षों से हम झेल रहे हैं, अब जाकर इनकी आंखें खुली हैं।
इसलिए बड़ी खुशी है मुझे आज ब्रिटेन से आई ये खबर आपको बताते हुए। अब इन्हीं मुद्दों पर ब्रिटेन जैसे देशों के विचार रातों रात बदल गए हैं। इस रिपोर्ट को ब्रिटेन की सरकार की एक रिव्यू कमेटी ने प्रकाशित किया है और इस कमेटी का नेतृत्व वहां पब्लिक अपॉइंटमेंट्स को रेगुलेट करने वाले एक कमिश्नर ने किया है और इनका नाम है विलियम शॉक्रॉस। यह रिपोर्ट कुल मिलाकर 188 पन्नों की है, लेकिन हम आपको इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा है। पहला, इसमें इस्लामिक कट्टरपंथ को ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया गया है। तो सोच लीजिए, आपके कानों में बिल्कुल सही आवाज आ रही है, इस्लामिक कट्टरपंथ को ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरा बताया है और इसमें कश्मीर का खास तौर पर जिक्र किया गया है। यह रिपोर्ट कहती है कि कश्मीर में जिस विचारधारा के नाम पर आतंकवाद को फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर के मुसलमानों से जो इकट्ठा होने की अपील की जाती है, उसका ब्रिटेन के मुसलमानों पर भी गहरा असर पड़ता है और ब्रिटेन के मुसलमान आतंकवाद के इस विचार से न सिर्फ प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि उन्हें यह भी लगता है कि कश्मीर में आतंकवाद एक विचारधारा के तौर पर सही है। यानी ब्रिटेन की सरकार अब यह मान रही है कि कश्मीर में जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद से ही आकर्षित होकर ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ हो रहा है और यह ब्रिटेन के समाज के लिए काफी खतरनाक बात है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ईश निंदा और कश्मीर पर होने वाली बातों से ब्रिटेन में इस्लामिक कट्टरपंथ की धारणा मजबूत हो रही है और आने वाले वर्षों में इसकी वजह से ब्रिटेन में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। ईश निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान। आपने देखा होगा दुनिया भर में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं जहां किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान कर दिया और उसका सिर तन से जुदा हो गया। भारत में भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अब ब्रिटेन को डर है कि हमारे यहां ना होने लगे ये सब, और ब्रिटेन के मुसलमान इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा विचलित हो रहे हैं और भारत में जब ईश निंदा का मुद्दा उठता है तो इससे ब्रिटेन के मुसलमानों में नफरत की भावना और बढ़ती है। दूसरी बात इसमें यह लिखी है कि जब ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच और निगरानी की गई तो ये बातें पता चली कि जब पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवी कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा फैलाने की बातें करते हैं तो ब्रिटेन के ज्यादातर मुसलमान इसे नैतिक तौर पर सही मानते हैं और इस तरह के आतंकवाद और हिंसा का समर्थन करते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा है कि जिन ताकतों और संगठनों ने कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया, उन्हीं संगठनों और कुछ आतंकवादियों ने बाद में ब्रिटेन में भी इस्लामिक कट्टरपंथ को एक विचारधारा के तौर पर मजबूत करने की कोशिश की। यानी जो लोग कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे थे, बाद में वही लोग ब्रिटेन में भी इसी तरह के काम करते हुए पकड़े गए हैं। जो लोगों को पकड़ा उन्होंने कश्मीर के आतंकवादी ही बाद में ब्रिटेन चले गए और वहां भी उन्होंने वही किया जो वो कश्मीर में करते आए हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे मिले आतंकवादी जिनका बैकग्राउंड जो है वो कश्मीर से जुड़ा हुआ था और कई ऐसे आतंकवादियों को ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है। बड़ी बात यह है कि इसमें लिखा है कश्मीर में फैला आतंकवाद और ब्रिटेन में फैले आतंकवाद से ये अलग नहीं है दोनों, और इसके पीछे अलकायदा जैसे संगठन है। तो अब आप ये सोचिए कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके जो तार हैं वो ब्रिटेन तक जुड़े हुए हैं और अब आतंकवाद और आतंकवादी संगठन एक तरीके से ग्लोबल बन गए हैं। उनकी जो नेचर है वो ग्लोबल हो गई है। जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है जिसके कंपनी एक ही है और अलग अलग देशों में उसके दफ्तर खुले हुए हैं, अलग अलग देशों में उसका ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे ही अब ये बड़ी बड़ी जो आतंकवादी जो संगठन हैं ये भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करते हैं। इनकी ब्रांच हर देश में खुल गई है। तीसरी बात जो इसमें लिखी है वो ये कि इसमें खालिस्तान को लेकर भी चेतावनी दी गई है। खास तौर पर इस रिपोर्ट में लिखा है कि ब्रिटेन में जो लोग खालिस्तान का समर्थन करते हैं वो ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ब्रिटेन की सरकार भारत की सरकार के साथ मिलकर सिख समुदाय के खिलाफ साजिश रच रही है और इस साजिश के खिलाफ ये लोग सिख समुदाय को वहां एकजुट कर रहे हैं, जिससे ब्रिटेन को बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से ब्रिटेन अपने लोगों को इस्लामिक कट्टरपंथ और खालिस्तान की विचारधारा से बचा सकता है।
पहला सुझाव यह दिया गया है कि ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें कट्टरपंथी विचारों को ब्रिटेन के मुसलमानों तक पहुंचने से रोका जाए या उन्हें यह बताया जाए कि यह कट्टरपंथ विचारधारा के तौर पर गलत है। दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि सभी तरह के कट्टरपंथ से लड़ने के लिए एक समान नियम और कानून बनाए जाएं सबके लिए, जिससे लोगों में इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों को लेकर भरोसा पैदा हो। और तीसरा सुझाव यह है कि ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों को उस फंडिंग पर रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए जिससे ब्रिटेन में आतंकवाद की विचारधारा मजबूत हो रही है। यह रिपोर्ट आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, इसके कुछ अंश आपको पढ़कर सुना दूंगा। यह वो रिपोर्ट है और देखिए इसमें एक दो लाइन आपको पढ़कर मैं बताता हूं। इस रिपोर्ट में वो लिखते हैं, आई हैव सिमिलर कंसर्न्स ओवर हाउ rhetoric from Pakistan is impacting UK Muslim communities when it comes to inflaming anti-India sentiment, particularly around the subject of Kashmir. कि ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों को कश्मीर के नाम पर भड़काया जा रहा है। फिर इसमें आगे चलकर यह भी लिखा है, There are examples of those convicted of terrorism offenses in the UK who had first fought in Kashmir. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कश्मीर में आतंकवादी रह चुके हैं और बाद में वो ब्रिटेन में वहां पकड़े गए आतंकवाद के जुर्म में। और सबसे जो बड़ी बात है, खालिस्तानियों को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें खालिस्तान के बारे में लिखा है, प्रिवेंट शुड ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म emerging from the UK's Sikh communities. A false narrative is disseminated by the tiny number of pro-Khalistan groups operating in the UK that the government is colluding with its counterpart in India to prosecute Sikhs. ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अब यूके जैसे जो देश हैं वो भी खालिस्तानियों से सावधान हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन की गृह मंत्री ने खुद ब्रिटेन की संसद में इस रिपोर्ट को पेश किया है और उनका यह बयान भी आज आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अब वो ये बात कह रही हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ने का मतलब ये नहीं कि उनकी सरकार मुस्लिम विरोधी है, लेकिन यही बात जब भारत कहता था इतने वर्षों से कि हम इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद से लड़ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम इस्लाम के विरोधी हैं, हम मुसलमानों के विरोधी हैं। तब ब्रिटेन को हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता खतरे में दिखाई देती थी और ब्रिटेन ये कहता था कि भारत आतंकवाद की बात करके मुसलमानों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रहा है। तब ये लोग सारे ह्यूमन राइट्स की बात करते थे। यहां अब इनके अपने देश में सब हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के जो नेता आतंकवादियों को चरमपंथी कहते थे, आतंकवादी कहने में तो इन्हें शर्म आती थी और ये कहते थे कि भारत में फैला आतंकवाद असल में भारत की आंतरिक समस्याओं का नतीजा है, वही ब्रिटेन आज इस्लामिक कट्टरपंथ को खतरनाक कैसे बता रहा है और उसका यह हृदय परिवर्तन हुआ कैसे रातों रात। तो इसका कारण आपको समझना चाहिए। कारण है ब्रिटेन की बदलती डेमोग्राफी और इससे बढ़ता सांप्रदायिक तनाव। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन में मुसलमानों का पहला बड़ा समूह भारत से ही पहुंचा था और यह बात लगभग 300 वर्ष पुरानी है। उस समय ये सभी मुसलमान नाविक हुआ करते थे और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए ये भारत से ब्रिटेन चले गए। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन में धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई और अब वहां ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है या कह लीजिए खतरा बन गया है। पिछले दिनों ब्रिटेन में जनगणना हुई जिसमें यह पता चला कि ब्रिटेन के इंग्लैंड और वेल्स में ईसाई धर्म को मानने वालों की आबादी तो 60% से घटकर अब 46% हो गई है। तो सोचिए, ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या अब वहां सिर्फ 46% रह गई है, 50% से भी कम। और वहां लोग ईसाई धर्म को छोड़कर अब नो रिलीजन को अपना रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हम किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते और ऐसे लोगों की संख्या है 37%। लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी वहां लगातार बढ़ती जा रही है। 2011 में मुसलमानों की आबादी 4.9% थी, यानी लगभग 27 लाख, लेकिन अब वहां यह आबादी बढ़कर 6.5% हो गई है। मतलब 27 लाख नहीं बल्कि अब वहां 39 लाख मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि अगर ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी में ऐसे ही वृद्धि होती रही
तो वर्ष 2050 तक ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी 14 से 15% हो जाएगी, उतनी ही जितनी हमारे देश में है। जबकि ईसाई धर्म की आबादी मौजूदा समय की तुलना में आधी से भी कम रह जाएगी। और बड़ी बात यह है कि यही डेमोग्राफी ब्रिटेन में सांप्रदायिक तनाव को अब बढ़ा रही है। ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिक दंगों में बहुत तेजी आई है। इन दंगों की आग तेजी से फैली है और कुछ महीने पहले इंग्लैंड के ही लेस्टर शहर में दंगे हुए थे, जिसकी वजह से ब्रिटेन को अब यह लगता है कि वहां ये इस्लामिक कट्टरपंथ ब्रिटेन की संस्कृति को कहीं बदल ना दे और आतंकवादियों की विचारधारा वहां लोगों पर हावी हो रही है। और आज ब्रिटेन के युवा जब चर्च जाना छोड़ रहे हैं, तब वहां मस्जिदों का जबरदस्त विस्तार हो रहा है। चर्च खाली पड़े हैं और मस्जिदों में भीड़ लगी हुई है। और आज ब्रिटेन में लगभग 1,500 मस्जिदें हैं। आज दुनिया भर में विचारधारा को लेकर जो मतभेद पैदा हो रहे हैं, उससे लगातार संघर्ष और हिंसा बढ़ रही है। और आज हर आतंकवादी और अलगाववादी एक खास विचारधारा से अपने आप को प्रेरित बताता है, जिसके तहत वो खून खराबे और हिंसा को सही ठहराने की कोशिश करता है। और इस्लामिक कट्टरपंथ की तरह खालिस्तान का विचार इससे अलग नहीं है। आज भी बड़ी संख्या में लोग खालिस्तान को एक विचारधारा मानते हैं और कहते हैं कि उसके लिए जो भी कर रहे हैं वो सही है। भारत ने हमेशा से आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा माना है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश एक समय तक आतंकवाद को भारत की आंतरिक समस्या ही मानते रहे और कहते रहे कि भारत अपने देश के मुसलमानों की अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रहा है, इसलिए वो इसे आतंकवाद का नाम देता है। और ये बातें ब्रिटेन के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कई बार अपने देश में कहते थे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए हमारे भारत में भी और बाहर भी कैसे खालिस्तान को लेकर हिंसा हो रही है, आप देखते चलिए। और पंजाब से अभी कुछ तस्वीरें आई हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ खालिस्तानियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। देखिए ये तस्वीरें 8 फरवरी की हैं, जब इन खालिस्तानियों ने, खालिस्तान के समर्थकों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया और इन लोगों ने कई पुलिस वालों से उनके हथियार छीन लिए और इस संघर्ष में 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और यही वजह है कि भारत तो खालिस्तान के आतंकवाद को आज भी समझ रहा है और ब्रिटेन ने भी अब इसे एक चेतावनी मान लिया है। लेकिन कनाडा जैसे देश आज भी खालिस्तान पर खामोश रहते हैं और खालिस्तानियों को बढ़ावा देते हैं। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में कुछ दिन पहले हमने आपको ऑस्ट्रेलिया से भी तस्वीरें दिखाई थी। वहां पर भी कुछ भारतीय लोग और खालिस्तानियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था और काफी मारपिटाई वहां पर हुई थी, वो भी खालिस्तान के नाम पर ही हो रही थी। अब आपको ये बताते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य का बजट पेश करते हुए कैसे एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गलती से पिछले वर्ष का बजट पढ़ दिया। अशोक गहलोत बजट तो इस वर्ष का पेश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसी 3 योजनाओं का ऐलान कर दिया जो असल में पिछले साल के बजट में लागू हो गई थी। और हैरानी की बात तो यह है कि वो आज 8 मिनट तक पुराना बजट ही पढ़ते रहे। पिछले साल का बजट 8 मिनट तक पढ़ते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं। अशोक गहलोत ने पिछले वर्ष के बजट का जो हिस्सा पढ़ा वो मैं इस समय लेकर आया हूं, देखिए। पिछले वर्ष उन्होंने कहा था, अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। यह सब पिछले साल का बजट है जो उन्होंने आज पढ़ दिया। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे। ये भी उन्होंने पिछले साल किया था, क्योंकि कोरोना का जो पूरा कोरोना काल था ये उस समय के बजट में आया था। और पिछले साल बजट में यह भी लिखा था, कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्हें आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अशोक गहलोत ने जो घोषणा की और आज जो कहा, आपको दोनों बातें आज सुनाते हैं, देखिए। अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च होगा। अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि 71 वर्ष के अशोक गहलोत जब पिछले साल का बजट इस बार पढ़ रहे थे, तब कांग्रेस के विधायक इस पर तालियां भी बजा रहे थे। यानी किसी को भी नहीं पता कि यह पुराना बजट है। हालांकि इस दौरान राजस्थान सरकार में मंत्री और मुख्य सचेतक महेश जोशी को एक विधायक ने कुछ इशारा किया, और फिर मुख्य सचेतक किसी राजनीतिक पार्टी में वो व्यक्ति होता है जो पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और महेश जोशी फिर उस व्यक्ति के पास गए जिसने उन्हें इशारे से बुलाया, और लौटकर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टोका। इसके बाद अशोक गहलोत तब भी समझ नहीं पाए, और आखिर में महेश जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कान में जाकर कुछ कहा, और तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अशोक गहलोत ने बजट के जो पन्ने थे उन्हें उलट पलट कर देखा और फिर कहा, सॉरी, ये मानवीय भूल थी। एक मिनट, सॉरी, उसमें 2 पैरा 3 पैरा जो हम ऑलरेडी घोषणा कर चुके थे, ह्यूमन एरर थे, वो मैंने पढ़ा तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था। आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार बार आगे भी रिपीट कर रहा था। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। तो अशोक गहलोत वैसे भी 71 वर्ष के हो गए हैं, और कई बार इस तरह की मानवीय भूल हो जाती हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री इस तरह के पेपर्स दस्तावेज लेकर जाते हैं तो ये काम उनके साथ जो अफसर होते हैं उनका होता है कि वो उनको सही दस्तावेज और सही पेपर्स दें। और मुख्यमंत्री के पास बहुत सारा काम होता है, मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त होते हैं, और आप ये जानते हैं कि हमारे देश में मुख्यमंत्री को प्रशासन भी देखना होता है और राजनीति भी करनी होती है। और आज अशोक गहलोत के दिमाग में न जाने कितनी बातें चल रही होंगी। एक दिमाग में सचिन पायलट के विचार चल रहा होगा, दूसरे दिमाग में राहुल गांधी का विचार चल रहा होगा, तीसरे ट्रैक पर दिल्ली की राजनीति के बारे में सोच रहे होंगे, चौथे पर राजस्थान के चुनाव के बारे में सोच रहे होंगे। और वहीं इस दौरान ये सब सोचते सोचते शायद उनसे ये गलती हो गई होगी। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो आपको समय के चक्र को समझाएगी। ये तस्वीर मशहूर एथलीट और राज्यसभा की सदस्य पीटी उषा की है। आज से करीब 34 वर्ष पहले वर्ष 1984 में पीटी उषा सिर्फ 0.01 सेकंड यानी 1 सेकंड के 100वें भाग के अंतर से ओलंपिक मेडल जीतने से चूक गई थी, और देश को ओलंपिक मेडल दिलाने का उनका सपना तब अधूरा रह गया था। लेकिन उसके बाद से हमारे देश में बच्चा बच्चा पीटी उषा का नाम सुनकर बड़ा हुआ है। हर महिला एथलीट ने, हर लड़की ने यह सपना देखा है कि वो एक दिन बड़ी होकर पीटी उषा जैसी बनेगी। 84 के ओलंपिक में 400 मीटर की रेस पीटी उषा ने 55.42 सेकंड में पूरी की थी, और तब वो चौथे स्थान पर रही। लेकिन अब समय का चक्र देखिए, अब वो एथलीट नहीं है, बल्कि पीटी उषा अब राज्यसभा की सदस्य बन गई हैं। और राज्यसभा, अब आपको दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं, देखिए। राज्यसभा में कल उन्हें उपसभापति की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला, जब उन्होंने कुछ समय के लिए राज्यसभा का संचालन किया। और देश की संसद में यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाएगी। पीटी उषा को राज्यसभा के उपसभापतियों के उस पैनल में शामिल किया गया है जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के न होने पर सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है, और इसके नाते कल उन्हें सदन की अध्यक्षता करने का यह मौका मिला। और गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं।